दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि दोस्तों सीटेट पास करना आप लोगों के लिए जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग ऐसे सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि दोस्तों आप लोग का पेपर 1 हो चाहे दोस्तों पेपर 2 हो, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। तो सवाल नंबर पहला आप लोग का है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे लर्न करते हैं। इस प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। ऑप्शन में आप लोग का है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन बी में है बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं। सी में है बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर सीखते हैं। एंड डी में दोस्तों बच्चा कक्षा में ही सीखते हैं। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन को चुनना है और रॉन्ग ऑप्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं। ये दोस्तों जरूरी नहीं है, बच्चे समाज से भी और पर्यावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक दोस्तों ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का एनसीएफ से दिया हुआ है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की रोल होनी चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तानाशाह के जैसा, अनुमोदक के जैसा, सुविधाजनक के जैसा या फिर आधिकारिक के जैसा। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, एक सुविधाजनक के जैसा होना चाहिए, एक गाइड के जैसा, एक मार्गदर्शक के जैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और चुनें कि कौन सा सही है। ऑप्शन में है जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि शिशु अवस्था की अवधि है। ऑप्शन बी में है 2 से 7 वर्ष पूर्व संचरण अवस्था है। सी में है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एंड डी में दोस्तों ऊपर के सभी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों के तीनों आप लोग का यहाँ पर जो है कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर के सभी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन में है जीवन कौशल पर, अनुकूलन कौशल पर, संचार कौशल पर या फिर संख्यात्मक कौशल पर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुकूलन कौशल पर अधिक से अधिक जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता यानी सीखने की बीमारी। ऑप्शन में है डिस्फेजिया, ऑप्शन बी में है डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया एंड डिसलेक्सिया। तो दोस्तों मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को या तो सीखने की बीमार को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता या तो सीखने की विकार को क्या कहा जाता है दोस्तों, डिस्प्लेक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का समावेशी शिक्षा से संबंधित सवाल है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन में है कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति अपनाना, रॉन्ग। ऑप्शन बी में है सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये दोस्तों आप लोग का राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए एक ही स्कूल होना, ये भी दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। एंड डी में है सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल होना, ये भी आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जिसमें लिखा है कि सामान्य और दिव्यांग यानी विकलांग छात्रों दोनों के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, समान सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है सिवाय पृथक्करण को छोड़कर, माता पिता की भागीदारी को छोड़कर, क्षमता निर्माण को छोड़कर या फिर संवेदीकरण को छोड़कर। दोस्तों सफल समावेशन के लिए आवश्यकता है किसका, पृथक्करण को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, तो सफल समावेशन के लिए आवश्यकता है किसको छोड़कर दोस्तों, सिवाय पृथक्करण की। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एक अच्छा शिक्षक, ठीक है, एक अच्छा टीचर किसी बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगा जिसे सीखने में कुछ दिक्कतें हो, कुछ परेशानी हो।
ऑप्शन में है छात्रों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करे, रॉन्ग। ऑप्शन बी में है व्यक्तिगत ध्यान दे, ये आप लोग का राइट हो जाएगा। सी में है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें, ये भी दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जा सकते हैं, यानी दोनों 2 और 3 आप लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि मोहन को पढ़ते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह रुक जाता है। ठीक है, पढ़ते समय उसको क्या होता है दोस्तों, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह रुक जाता है, यानी रुक रुक के पढ़ता है। तो यह डैश से संबंधित है, सीखने में कमी या रुचि से, बुद्धि लब्धि से, डिसलेक्सिया से या फिर डिसग्राफिया से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी डिसलेक्सिया से। तो दोस्तों यह संबंधित है किससे, यह डिसलेक्सिया से संबंधित है, जो दोस्तों पढ़ने से संबंधित विकार को कहा जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि प्राइमरी लेवल का एक बच्चा संख्या, संचालन चिन्ह, सिक्के और घड़ी की सुइयों के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है। यह दर्शाता है कि बच्चों को समस्या है किसका, श्रवण स्मृति का, क्रियाशील स्मृति का, दृश्य प्रसंस्करण का या फिर भाषा प्रसंस्करण का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चा को दोस्तों बच्चा जो यहाँ पर समस्या हो रहा है दोस्तों, वो समस्या हो रहा है दृश्य प्रसंस्करण का। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें वह संख्या का, संचालन चिन्ह का, सिक्के और घड़ी की सुइयों के बीच के अंतर करने में वह सक्षम नहीं हो रहा है, यानी सक्षम नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों क्या, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणित कक्षा में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षण संसाधन के रूप में किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है टेलर का अबेकस, अंक किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी में है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। सी में है टेलर का अबेकस, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। डी में है कंप्यूटर, संख्या चार्ट एंड जियो बोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी टेलर का अबेकस, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, ये दोस्तों दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षण संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि किसी पाठ का अच्छा परिचय होना चाहिए। किस तरह से छात्रों को वह सब कुछ बताना जो स्वयं पाठ पढ़कर पता लग सके। ऑप्शन बी में है पाठ के अर्थ की विस्तृत व्याख्या। सी में है प्रश्न पूछकर छात्र की सक्रिय भागीदारी को रोकना। एंड डी में दोस्तों संक्षिप्त एवं सटीक। दोस्तों किसी पाठ का अच्छा परिचय कब होना चाहिए दोस्तों, अच्छा परिचय होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों किस तरह से, संक्षिप्त व सटीक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन साहित्य का रूप नहीं है। एकांकी नाटक, शब्दकोश, इतिहास या फिर यात्रा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शब्दकोश साहित्य का एक रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि एक अच्छी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक के कुछ गुण है। क्या गुण है चलिए देखते हैं। ऑप्शन में है अच्छी छपाई, बरतने की कोई गलती नहीं। ऑप्शन बी में है उपयुक्त फॉन्ट आकार। सी में है यथार्थवादी और रोचक विषय वस्तु। एंड डी में दोस्तों ऊपर के सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी एक अच्छा पाठ्य पुस्तक के गुण जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए, बी और सी। ठीक है, यानी ए, बी और सी आप लोग का यहाँ पर क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि एक पुरानी चीनी कहावत के अनुसार एक डैश 10,000 शब्दों के बराबर होता है। कंप्यूटर के, रेडियो के, नक्शा के या फिर चित्र के। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्र के। तो एक चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है और ये दोस्तों कहावत है किसके, पुरानी चीनी कहावत है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षार्थियों के स्वनियमन से तात्पर्य है। ऑप्शन में है अपनी स्वयं की शिक्षा की निगरानी करने की उनकी क्षमता। ऑप्शन बी में है छात्र व्यवहार के लिए नियम बनाना।
सी में है छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, डी में है आत्म अनुशासन और नियंत्रण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी आत्म अनुशासन और नियंत्रण। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पे 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। एक में आप लोग का लिखा हुआ है कि सीखना शिशु अवस्था से ही शुरू होता है, और बी में लिखा है दोस्तों आप लोग का कि प्रशिक्षण और अभ्यास विशेष कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो दोनों आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि बैठने की व्यवस्था लचीली होना चाहिए ताकि दोस्तों क्या, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कई समूह जोड़ी और पूरी कक्षा की गतिविधियां आसानी से आयोजित की जा सकती है। इसीलिए दोस्तों बैठने की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो लचीली होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि उपचारात्मक शिक्षण डैश नहीं है। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिर से शिक्षण, या तो दोस्तों कह सकते हैं कि पुनः शिक्षण जो है उपरात्मक शिक्षण के उपचारात्मक शिक्षण के उदाहरण ही है पुनः शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि स्कैनिंग का अर्थ है कि किसी पाठ के बहुत से भाग पर खोज करना। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई विशिष्ट वस्तु या जानकारी जिसे हम खोजना चाहते हैं, ये दोस्तों स्कैनिंग का एक सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात 8-9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूरा करने में सक्षम है। तो 8-9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा समूह पूरा करने में सक्षम है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रमीकरण, उसके बाद आप लोग का प्रतिवर्तीता और अनुपातिक तर्क, ये आप लोग का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का एक समूह है जिसे 8-9 वर्ष के बच्चा जो होते हैं इसे पूरा करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि गणित में शिक्षण की रणनीतियां शिक्षण को अधिक प्रभावी तरीके बनाने के लिए लागू की जाती है। असरदार, दिलचस्प, स्पष्ट किया, या फिर इन सब। तो दोस्तों गणित में शिक्षण की रणनीतियां जो होता है ये शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लागू की जाती है, और ये तीनों जो नियम है दोस्तों इसमें लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाइए, यानी इन सब, या तो कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि कक्षा में गणित के शिक्षक द्वारा वृत्त की अवधारणा पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, और 4 ऑप्शन में आप लोग का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृत्तों के चित्र को दिखाकर। ठीक है, तो वृत्तों के चित्र को दिखाकर ये दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होगा वृत्त की अवधारणा जब कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो दोस्तों वृत्तों के चित्र दिखाकर क्या हो सकता है दोस्तों, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा वे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि बोलने का कौशल विकसित करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों से प्रश्न के उत्तर देने को कहें, ये दोस्तों क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण है बोलने का कौशल विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ए, बी और दोस्तों डी आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि पढ़ने की योग्यता बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा की संरचनाओं का अभ्यास करें, ये दोस्तों क्या है पढ़ने की योग्यता बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग का एक बहुत ही छोटा और इजी टाइप का सवाल है। तो सवाल में एक लेखन डैश है, वर्णमाला है, व्यवस्थित है, ध्वन्यात्मक है, या फिर चित्रमय है।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लेखन क्या है, एक चित्रमय है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग का ये दोस्तों आप लोग का ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी जो है वाक्य रचना के त्रुटिपूर्ण प्रयोग को पहचान सकते हैं जब शिक्षक क्या है दोस्तों, जब शिक्षक संभावित सुधार के रूप में विकल्प देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए, सी एंड डी आप लोग का यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि पढ़ते समय इनमें से कौन सा छात्रों को विभिन्न भागों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, उचित संज्ञाएं या फिर वाक्यांश क्रिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पढ़ते समय क्रिया विशेषण जो है दोस्तों छात्रों को विभिन्न भागों के बीच संबंध को समझाने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग का सवाल है कि कक्षा 8 की अंग्रेजी शिक्षिका आरती सक्सेना अपने विद्यार्थियों को बच्चों की पत्रिकाएं, अन्य पत्रिकाएं, समाचार पत्र, लघु कथा, पुस्तकें, लेखक आदि पढ़ने के लिए कहती है। तो ये सब दोस्तों आरती सक्सेना अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहती है ताकि वे लक्ष्य भाषा में प्रवाह विकसित कर सके। वो किस प्रकार की पढ़ाई को यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है। तो दोस्तों आरती सक्सेना अपने विद्यार्थियों के प्रति कोई किस पढ़ाई को यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है। आप लोग का यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चुपचाप, बी में दोस्तों आप लोग का है ऊंचा स्वर, सी में आप लोग का है गहन एंड डी में दोस्तों आप लोग का व्यापक। और राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आरती सक्सेना अपने बच्चों के प्रति दोस्तों व्यापक रूप से पढ़ाई को प्रोत्साहित कर रही है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में क्या है कि लेखन प्रक्रिया का क्रम निम्नलिखित होगा। ऑप्शन में है आप लोग का समीक्षा करना, निगरानी करना, अनुवाद करना। बी में है योजना बनाना, अनुवाद करना, समीक्षा करना। सी में है अनुवाद, समीक्षा, निगरानी एंड डी में है योजना बनाना, निगरानी करना एंड समीक्षा करना। दोस्तों आप लोग को बताना है कि लेखन प्रक्रिया क्या यहाँ पर सबसे स्पष्ट रूप से कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को, यानी योजना बनाना, निगरानी करना और समीक्षा देना, ये दोस्तों लेखन प्रक्रिया का एक सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग का वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर दोस्तों आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।